आप सभी स्टूडेंट को विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 अंडरस्टैंड इंडिया के पेपर में जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपको मैं ये कंप्लीट करवा रहा हूँ और उसी सीरीज में आप सभी बच्चों का ये अंडरस्टैंड इंडिया का हमारा दूसरा वीडियो है। तो आप सभी बच्चे इससे पहले भी एक वीडियो बना उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिससे आप सभी बच्चों को पेपर में 15 नंबर और जो 1 नंबर का सवाल आता है वो सारा का सारा क्लियर, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग खुद एमसीक्यू बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, पहला सवाल है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। हमने आपको गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ाया था या फिर महावीर जैन के बारे में पढ़ाया था। यहाँ गौतम बुद्ध जी के जो अष्टांगिक मार्ग होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में, उनका यहाँ पर आपको संक्षिप्त व्याख्या करने बोला हुआ है, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग होता है, जिसे हम लोग 8 फोल्ड पाथ इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, इसको गौतम बुद्ध जी ने बेसिकली दुख से मुक्ति पाना, यानी अगर आपको अपने जीवन से दुख से मुक्ति पाना है तो इसे एक ऐसा मार्ग बताया जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में अपना सकते हैं। यह मार्ग जो बेसिकली मध्यम मार्ग है, मतलब मिडिल पाथ का प्रतीक माना जाता है, जो ना तो अत्यधिक हमारे पास भोग विलास का समर्थन करता है और ना ही अधिक कठोर तपस्या, मतलब ना ही आपको कठोर तपस्या करनी, ना ही आपके जीवन में जो भोग विलास है उनको ये समर्थन करने का आप करता है। इसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से क्या करे, एक शुद्ध बनाकर उसे निर्वाण की प्राप्ति बेसिकली करवा सके। ये इसका मुख्य लक्ष्य माना जाता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें 3 प्रमुख हम लोग बेसिकली भागों में बांटते हैं, जिनमें है पहला प्रज्ञा, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान, दूसरा होता है सील, जिसे कहते हैं नैतिकता, और तीसरा हमारे पास समाधि, यानी मानसिक जो अनुशासन होता है उसे कहा जाता है। प्रज्ञा यानी ज्ञान के अंतर्गत जो सम्यक दृष्टि है और जो सम्यक संकल्प है, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि आपको जीवन के यथार्थ को समझना है कि जीवन का क्या यथार्थ है। जैसे आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स है, उनको सही समझना पड़ेगा आपको। सम्यक संकल्प का तात्पर्य यह कि आपको विचार जो अपने अच्छे विचार रखने और नियत का जो विकास करना पड़ेगा, जैसे अहिंसा है, करुणा है, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर आपको भाव रखना पड़ता है। अगर हम बात करें सील यानी नैतिकता के अनुसार, तो आपकी जो वाणी होनी चाहिए वो सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक कर्म होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो आजीविका होना चाहिए वो सम्यक आजीविका होनी चाहिए। सम्यक वाणी का अर्थ है जी सत्य बोलना है, मधुर मधुर बोलना माफ करिएगा, और हितकारी भाषा का आपको क्या करना, प्रयोग करते चलना है। सम्यक कर्म से अभिप्राय है ऐसे कार्य करना जो दूसरों को बेसिकली हानि ना पहुंचे, मतलब जिससे दूसरों को कोई भी नुकसान ना हो, जैसे चोरी है, हिंसा है और बुरे कर्म है, इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। सम्यक आजीविका का अर्थ है कि ईमानदारी से आपको क्या करना है, अपना जो जीवन यापन है, वो जो लाइफ सेटलमेंट हो चुका है उसके जीवन यापन ईमानदारी से करना है, और ऐसे पेशों से भी दूर रहना है जो आपको या कह सकते हैं जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारे पास है समाधि के अंतर्गत एक होता है सम्यक जो प्रयास होता है, जिसमें सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि, ये सभी चीज़ें शामिल होती है। सम्यक प्रयास का अर्थ है कि आपको अपने बुरे विचारों को त्याग कर अच्छे विचारों को आप विकसित करना होगा। साथ ही साथ सम्यक जो स्मृति है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको हर क्षण क्या करना है, सजग रहना है, और साथ ही साथ जागरूक रहना है, ताकि आप अपने विचार और कर्मों पर नियंत्रित कर सकें। सम्यक समाधि का अर्थ है कि ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को एकाग्र करें, और साथ ही साथ आपकी जो शांति है वो आंतरिक शक्ति या आंतरिक जो शांति है वो प्राप्त कर सके। इस प्रकार कहा जाए तो जो बौद्ध धर्म में देखिए जो अष्टांगी मार्ग है, एक समग्र जीवन पद्धति होती है जो मनुष्य को नैतिकता, आत्मसंयम और जो ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह केवल बेसिकली कहा जाए तो धार्मिक सिद्धांत के आधार नहीं, बल्कि हमारे जो व्यवहारिक जीवन है, ठीक है, उसके जीवन दर्शन पर आधारित होता है, जो आज भी हमारे मानव जीवन को अत्यंत ही संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बच्चों को बोला जाएगा तो उम्मीद करूंगा आप लोग इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की देखिए जो शैक्षणिक राजधानी के रूप में जो बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय को हम जानते हैं, उनके विषय में यहाँ पर विस्तार से लिखने बोला गया है। तो आइए चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। तो भारत की शैक्षिक राजधानी के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना ही होगा। यह हमारे अत्यधिक बेसिकली कहा जाए गौरव के साथ हम लोग इसका हमेशा नाम लेते हैं। यह हमारे विश्व की प्राचीनतम और सबसे जो प्रमुख या प्रतिष्ठित जो शिक्षा केंद्र है, उनमें से एक रहा हमेशा, जिसने भारत में न केवल पूरा जो एशिया है उसमें ज्ञान के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त जो प्रथम है उनके शासनकाल में बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे भारत के बिहार राज्य में बेसिकली वर्तमान जो नालंदा जिला है उसमें स्थित है, और यह एक आवासीय मतलब रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय, मतलब जहाँ छात्र छात्रा रह भी सकते हैं, जहाँ हजारों विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ बेसिकली रहते भी हैं। शोध कार्य मतलब वहाँ पर रिसर्च भी किया जाता है। यहाँ लगभग माना जाता है उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1500 से अधिक आचार्य शिक्षा प्रदान करते थे। प्रवेश की प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती थी, जिसमें केवल आपका योग्य और जो प्रतिभाशाली जो छात्र होते थे या विद्यार्थी होते थे उन्हीं को प्रवेश मिलता था। इस विद्यालय में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के साथ साथ व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित है, खगोल विज्ञान है, दर्शन शास्त्र, साहित्य जैसे कई विषयों की उच्च स्तरीय यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी।
यहाँ के जो प्रमुख आचार्य थे उनमें थे शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रकीर्ति जैसे कई महान विद्वान जो शामिल थे। नालंदा की ख्याति जो है इतनी दूर तक फैमिली की इतनी फैली थी, माफ करिएगा, कि चीन हो गया, कोरिया है, जापान है, तिब्बत और कई भी अन्य देश है, वहाँ से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग और इस सिंह ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका वर्णन भी यहाँ बहुत ही भव्यता और एक शिक्षा व्यवस्था का एक विस्तृत विवरण अपना किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यह विश्वविद्यालय अपनी जो विशाल पुस्तकालय जिसे धर्मगंज के लिए भी प्रसिद्ध था, जिसमें लाखों बेसिकली ग्रंथ थे वो संग्रहित थे। यह पुस्तकालय कई मंजिलों में बेसिकली फैला हुआ था और ज्ञान का एक अद्भुत यहाँ पर भंडार था। हालांकि 12वीं शताब्दी में मालूम होगा कि जब बेसिकली बाहर से आक्रमणकारी है, उनमें एक आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी। इसके आक्रमण के कारण बेसिकली नालंदा विश्वविद्यालय विनाश हो गया, क्योंकि इनका रोल यही था कि आप दूसरों के देश को बर्बाद करो, अपना धर्म बेसिकली प्रचार प्रसार करो और दूसरे के धर्म को यहाँ पे कह सकते हैं दूसरे की मान्यताओं को खत्म करें। ठीक है, उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी। अब माना जाता है कि लगभग बहुत समय तक ये बेसिकली जलता भी रहा, जिसमें बहुत सारे हमारे जो अमूल्य ग्रंथ थे वो नष्ट हो गए और यह महान शिक्षा के अंदर धीरे धीरे इतिहास का एक हिस्सा बन गया। आज जो हम नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो हमारे भारत की समृद्ध जो शैक्षणिक जो परंपरा इसकी गवाही देता है। आधुनिक समय में भी जो हमारे नालंदा की विश्वविद्यालय विरासत है उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए और एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इस प्रकार कहा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरा विश्व की शैक्षणिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा, जिसने ज्ञान, शिक्षा और क्या संस्कृति क्षेत्र में हमेशा अपना एक अमूल्य योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे ये बच्चे इस प्रकार इसमें बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पूछा हुआ आपको कि भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता में देखिए झारखंड के हमारे जितने आदिवासी आंदोलन है उनकी भूमिका के बारे में आपको बताने बोला गया है। तो भारत के देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के देखिए जो आदिवासी आंदोलन है उनकी भूमिका जो है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और हमेशा से प्रेरणादायक रही है। इन आंदोलन न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बेसिकली संघर्ष किया, साथ ही साथ हमारी स्थानीय समाज, संस्कृति और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा के लिए बेसिकली हमेशा आवाज उठाई। झारखंड के आदिवासी समुदाय ने अपने अधिकार और जो असीमता की रक्षा हेतु समय समय पर क्या किया, सशक्त विद्रोह किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहला जो संथाल विद्रोह था 1855 से लेकर 1856 तक का, इसमें उल्लेख करना आवश्यक है, जिसका नेतृत्व बेसिकली सिद्धू और कानू ने किया। जैसे आपने नाम सुना होगा सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जमींदार है, अंग्रेज है और महाजन है उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना था। संथालों ने संगठित होकर बेसिकली जो ब्रिटिश शासन उसको चुनौती दी, जिससे यह आंदोलन जो है बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर चर्चित हुआ। इसी प्रकार एक कोल विद्रोह 1831 से 32 तक का, यह भी एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था। ठीक है, जिसमें मुंडा हो और उराव जो जनजाति ने सबने भाग लिया। यह भी अंग्रेजी जो शासन है और उनके द्वारा जो लागू की दमनकारी जो उनकी नीतियाँ थी बेसिकली उनके खिलाफ था। इससे आदिवासी समाज में एक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की जो भावना है उसको जागृत करने का प्रयास किया। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी नेता अपने नाम बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान 1899 से 1900 तक का नेतृत्व किया। यह आंदोलन जो है अंग्रेजों और जो जमींदारी प्रथा उसके खिलाफ था। बिरसा मुंडा जी ने बेसिकली अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी अपना देश अपना राज, इसका नारा देकर सभी लोगों को संगठित किया। उनका जो आंदोलन है बेसिकली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चेतना है उसका एक प्रतीक बन गया और इसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इन आंदोलन के अतिरिक्त कहा जाए तो ताना भगत आंदोलन भी उल्लेखनीय है, जो अहिंसा और सत्य के मार्ग पर आधारित था और बाद में महात्मा जी के जो विचार थे उनसे जुड़ चुके थे। इस आंदोलन ने आदिवासी समाज को राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे भी जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। झारखंड के आदिवासी आंदोलन की अगर विशेषता यह है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय हो गए, आर्थिक समानता हो गई, साथ ही साथ सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए भी हमेशा से संघर्ष रहित रहा। इन आंदोलन ने अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति है उनका विरोध किया और देश भर में जो स्वतंत्रता की भावना है उसको यहाँ पर जागृत करने का प्रयास किया। अंततः कह सकते हैं कि झारखंड के आदिवासी आंदोलन में हमारे भारत के देखिए जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसको भी एक सशक्त आधार यहाँ प्रदान करने का कार्य किया। इससे वीरता हो गया, त्याग है, संघर्ष है, इन सभी चीज़ों ने स्वतंत्रता की जो लौ है उसको प्रज्वलित किया और हमारे भारतीय इतिहास में इनका जो योगदान है वो सदैव अस्मरणीय रहेगा हमारे पास। ठीक है, माफ करिए अस्मरणीय बोल दिया, स्मरणीय रहेगा, गलती से निकल गया हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन जो झारखंड के बारे में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों को अब पूछेगा क्वेश्चन विनोबा भावे जी के बारे में, कि विनोबा भावे जी का जो भूदान आंदोलन था इसके बारे में चर्चा करें। तो विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन हमारे भारतीय सामाजिक इतिहास है, इसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक अनूठा प्रयास है, जिसका उद्देश्य यही है कि भूमि का जो वितरण हो वह असमान जो वितरण है उसको समाप्त कर समाज में समानता लाई जाए और साथ ही साथ यहाँ पर न्याय स्थापित करना था।
यह आंदोलन बेसिकली कहा जाए तो देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद स्टार्ट हुआ, मतलब 1951 स्टार्ट हुआ, और इसका आधार यही था कि अहिंसा, दान और सहयोग की जो भावना पर टिका था। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है सबसे पहले मानी जाती है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में, जो पोचमपल्ली गांव से हुई, जब कुछ भूमिहीन किसानों ने बेसिकली बिना भावे से जमीन की मांग की। तब एक स्थानीय जो जमींदार है उनको स्वेच्छा से क्या किया, अपनी भूमि का एक हिस्सा उन्हें दान कर दिया। इसी घटना से प्रेरित होकर बेसिकली विनोबा भावे जी ने पूरे देश में बेसिकली पद यात्रा की और भूदान बेसिकली जो भूमिदान है उसकी अपील की। उनका विश्वास था कि यदि हर जमींदार अपनी भूमि का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर दान कर देता है तो जो भूमिहीन लोग हैं उनकी समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं। यही आंदोलन बेसिकली महात्मा गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से प्रेरित था, जिसमें धन और संपत्ति को समाज की धरोहर माना जाता है। विनोबा भावे ने लोगों से आग्रह किया वे अपनी जो अतिरिक्त, मतलब जिनको लगता है कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा, आप अपनी भूमि जरूरतमंद दान करें ताकि समाज में जो आर्थिक या विषमता देखने मिल सकती है वो कम हो सके। भूदान आंदोलन धीरे धीरे ग्राम दान, ठीक है, आंदोलन परिवर्तित होता गया, जिससे पूरे गांव की जो भूमि को एक सामूहिक रूप से साझा करने की बात की गई। इस आंदोलन के तहत क्या हुआ, लाखों एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई और उसे गरीब किसानों के में बांटने का प्रयास किया गया। हालांकि इस आंदोलन की देखिए कुछ लिमिटेशन भी थी। कई बार दान में की गई जो भूमि थी वो कभी अनुपजाऊ थी, मतलब जिसमें कोई खेती नहीं होता था, या विवादित होती थी, जिसका उपयोग जो है वह सही उपयोग नहीं हो पाता था। इसके अलावा कानूनी और जो प्रशासनिक समस्या के कारण भूमि का जो वितरण है वो पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हो सकता था। फिर भी अगर कहा जाए तो भूदान आंदोलन ने बेसिकली सामाजिक और जो हमारी नैतिक महत्व वो अत्यंत ही बड़ा है। इसने समाज में सहानुभूति, सहयोग और समानता की जो भावना है उसको प्रोत्साहित किया। यह आंदोलन इस बात का भी प्रतीक है कि बिना अहिंसा के और संघर्ष के भी हम लोग समाज में सामाजिक परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो अगर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन को तो आप लोग इस पर लिखिएगा और साथ ही लिख भी दीजिएगा कि इस प्रकार जो विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन बेसिकली वो भारतीय समाज में भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे देश में विकास में जो नैतिक मूल्य उनको स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में आपका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है हमारे पास। ठीक है, तो भारतीय संविधान हमारा, इसके बारे में आइए चलिए जानते हैं सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत, मतलब सबसे बड़ा, लिखित रूप से अगर कहा जाए सबसे बड़ा संविधान वो हमारे देश भारत का ही है, जो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य और संपूर्ण राष्ट्र करने बेसिकली रूप में चलने में संचालित करने का आधार माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसी को अन्य देशों के जो संविधान है उनसे अलग बनाने का कार्य करती हैं। सबसे पहले विशेषता है एक लिखित और एक विशिष्ट संविधान है, मतलब ये कि लिखा हुआ है और विस्तृत पूर्वक यहाँ पर सभी चीज बातें लिखी गई है। इसमें शासन को बेसिकली कुछ भागों में बांटा गया। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और हमारे पास लेजिस्लेचर, इस कैटेगरी में बांट कर दिया गया, जिनमें सभी की शक्ति और जो कार्यों का स्पष्ट यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हमारे पास दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर है संघीय व्यवस्था, मतलब जो फेडरल सिस्टम है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच में आपको मालूम शक्ति का विभाजन किया गया, लेकिन मान लीजिए कभी आपातकालीन शक्ति स्थिति बन जाती है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो केंद्र को अधिक शक्ति मिल जाएगी, जिससे जो रहेगा इससे इसमें इसके क्या होगा, जिसमें अर्ध संघीय, मतलब जो हमारे पास क्वाजी फेडरल भी जिसे हम लोग कहते हैं कि संपूर्ण शक्तियां लगभग लगभग ज़्यादा शक्ति किसके पास है, संघ के पास आ जाएगा। तीसरी विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली, हमारे पास जो है वो संसदीय शासन प्रणाली जो यूनाइटेड किंगडम से भी प्रेरित है। इसमें राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति होता है मोस्टली हमारे पास वो किसके पास होता है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद के पास होता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। एक संविधान की हमारी एक प्रमुख विशेषता है जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार साथ ही साथ यहाँ प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये अधिकार नागरिकों के विकास और उनकी जो स्वतंत्रता इसकी रक्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ कहा जाए तो राज्य के जो नीति निर्णय तत्व होते हैं जिसे डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इनको सरकार को सामाजिक और जो आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देने कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह यहाँ पर न्यायपालिका जो स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका इन सभी चीज़ों से स्वतंत्र रखा गया ताकि वो अपने जो फैसले सही रूप से ले सके, जिससे वो संविधान की रक्षा कर नागरिकों के अधिकार में जो भी चीज़ हो सके उन सभी चीज़ों पर फैसला कर सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा तो आप इस पर लिखिएगा। और साथ ही साथ देखिए कुछ फीचर्स में ये भी लिख सकते हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता, मतलब जिसे सेकुलरिज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी एक ऐसी प्रमुखता है जिसका अर्थ है कि राज्य में सभी धर्मों के प्रति क्या है, समान जो हमारे पास व्यवहार रखना है और किसी भी एक धर्म को बेसिकली बढ़ावा नहीं देना है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो संविधान में हमारे पास एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप की शामिल है।
संविधान की सर्वोच्चता और संशोधन की जो लचीलता एवं कहा जाए कठोर प्रक्रिया उसकी विशेषता में शामिल होती है। अंततः कह सकते हैं हमारे पास कि भारतीय संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग हमारे पास पेपर रूप में काम करता है, जो समय के साथ हम लोग बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मालूम होगा कि आपको अगर मान लीजिए संविधान को संशोधन करना है, संशोधन मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं बीच बीच में, इसलिए इसे जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि भारत में जो परिवहन प्रणाली है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है या पूरा ये सिस्टम जो हमारे पास है, इसके बारे में चर्चा करने बोला गया आपको। तो भारत में अगर बात करें परिवहन प्रणाली, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकता और जो क्षेत्रीय विकास है, इनको आधार माना जाता है। हमारा जो विशाल भौगोलिक विस्तार है और साथ ही साथ जो विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक परिस्थिति, जोग्राफिकल जो कंडीशन है, इनके कारण भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, जो लोगों को और वस्तुओं के आवागमन को क्या करते हैं, सुगम बनाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साधन है सड़क परिवहन। ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें देश में राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे, राजमार्ग हमारे पास है, और ग्रामीण जो सड़कें हैं, उन सभी चीज़ों का व्यापक नेटवर्क है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, जो हमारे पास है, उन प्राधिकरण द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया जाता है हमारे पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उनका रखरखाव किया जाता है। सड़क परिवहन जो है लचीला है, सुलभ है, और साथ ही साथ अपेक्षाकृत मतलब कंपेरिजन देखें सस्ता होता है, जिसके कारण जो ग्रामीण और सड़क जो शहरी क्षेत्रों को ये जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर एक हमारे पास रेल परिवहन, जो हमारे भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, क्योंकि भारतीय रेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जो लाखों करोड़ यात्रियों को हर दिन लेके, भारी मात्रा में माल हो चाहे लोग हो, सभी को लेके जाता है। यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे सस्ता होता है और सुविधाजनक भी हमारे पास है। वायु परिवहन है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अगर बात हो गया, भारतीय विमानपत्तन जो है प्राधिकरण, नेशनल हमारे पास जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट बेसिकली है, इसमें हवाई अड्डों को प्रबंधन करता है। हवाई यात्रा समय की बचत तो करती है, लेकिन साथ साथ ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है हमारे पास। ठीक है। जल परिवहन भी हमारे पास महत्वपूर्ण है, विशेषकर कहा जाए जो तटीय और जो नदी क्षेत्रों में होता है। भारत के कई प्रमुख बंदरगाह जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान करते हैं। आंतरिक जलमार्गों का भी धीरे धीरे विकास किया जा रहा है, जिससे जो परिवहन है और भी सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बन सकता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि जो मेट्रो का काम चल रहा है, लोकल परिवहन है, इन सभी चीज़ों तेजी से विकास हो रहा है, जिससे दिल्ली मेट्रो हो गया, जो शहर के यातायात की समस्या को कम करने में सहायक होता है। हालांकि हमारे भारत की जो परिवहन प्रणाली है, उनको कई चुनौतियों का सामना ही करना पड़ता है, जैसे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, सड़क घटनाएं, और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे की कमी। सरकार इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं लागू कर रही है। इस प्रकार हमारे भारत की जो परिवहन प्रणाली है वो विविध है, व्यापक है, और निरंतर विकसित हो रही है, जो देश के आर्थिक विकास और जो हमारा सामाजिक एकीकरण है, उन सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिए जो मौसमी चक्र देखते हैं, जो सीजनेबल जो साइकिल देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताने बोला गया है। तो चलिए आइए इसको बताते हैं सवाल को। भारत का मौसम चक्र, जिसे सीजनल साइकिल भी कहते हैं, देश की हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, मतलब जोग्राफिकल जो कंडीशन है, स्थलाकृति है, और जो वायुमंडल प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों पर आधारित होता है। हम लोग भारत में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिससे वर्षा जो है, वर्षा भर बेसिकली देश जो मौसम का इस पर चक्र देखने को मिलता है। इस चक्र को बेसिकली हम चार भाग में बांटते हैं। एक होता है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और जो शरद उत्तर पूर्वी मानसून का ठंडा आता है उसके कारण बोला जाता है। शीत ऋतु बेसिकली ठंडा का दिन दिसंबर से फरवरी में। उत्तरी भारत में तापमान जो है काफ़ी कम हो जाता है, जबकि दक्षिण भारत में मौसम जो है मीडियम रहता है। इस समय उत्तर जो पश्चिमी शीत हवाएं रहती है वो चलती है, जिससे ठंड बढ़ती है। कभी कभी जो पश्चिमी विक्षोभ के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की जो बारिश भी होती है, और साथ ही साथ हिमपात भी देखने को मिलता है, जो रबी फसलों के बेस के लाभकारी होता है। फिर एक ग्रीष्म ऋतु, जिसे मार्च से मई तक लेकर समय, तापमान तेजी से बढ़ता है, कई स्थानों पर लू चलती है। इस समय विशेष रूप से उत्तर और जो मध्य भारत में गर्मी जो है अपना चरम सीमा, जैसे अभी कंडीशन है हमारे यहाँ का कि भैया जो गर्मी है चरम सीमा पर है। इस ऋतु के कह सकते हैं अंत में केरल तट पर जो मानसून की आवागमन की जो तैयारी है वो होने लगती है। वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी जो बेसिकली बरसात का टाइम, जून से सितंबर तक, भारत में मानसून का या मौसम चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पर हमारे पास है मानसूनी हवाएं समुद्र से नमी लेकर आती है और पूरे देश में वर्षा कराती है। यह मानसून बेसिकली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से शाखाओं में विभाजित हो जाता है और भारत के जो विभिन्न भाग हैं उन पर वर्षा कराता है। कृषि पर निर्भर भारत के लिए यह ऋतु जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश जो खेती है ये मानसून पर ही निर्भर करने का कार्य करती है हमारे पास है। फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच, जिसे शरद ऋतु या मॉडरेट सीजन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, या उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसका समय होता है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून लौटता है और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने लगती है। विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे कई क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। भारत के मौसम चक्र को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में है हिमालय पर्वत है, समुद्र की निकटता, स्थलकृतीय और वायुदाब एयर प्रेशर भी शामिल होते हैं।
हिमालय की हवा जो ठंडी हवा को रोककर बेसिकली उत्तर भारत को अत्यधिक ठंडा से बचाता है और मानसून भी प्रभावित करता है। इस प्रकार कहा जाए तो भारत का जो मौसम चक्र है एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो देश की कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह चक्र न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है बल्कि हमारे भारत की जो सामाजिक और जो कह सकते सामाजिक गतिविधि साथ ही सांस्कृतिक जो हमारी गतिविधि है उसको प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो अहिंसा है उसकी यहाँ पर विस्तृत यहाँ पर चर्चा करनी बोली गई है। तो आइए चलिए हमारे समझते हैं। तो महात्मा गांधी जो होता है प्रतिवादी जो अहिंसा शब्द आप सुनते हैं ये केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक व्यापक जीवन दर्शन और साथ ही साथ कहा जाए राजनीतिक जो रणनीति वो है जिसने भारत के हमारे जो स्वतंत्र संग्राम है उसको नई दिशा में मोड़ कर रख दिया था। गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से नहीं होता बल्कि मन हो गए, वचन है, कर्म है, इन सभी चीज़ों को हानि न पहुंचाना। यह प्रेम, करुणा, सत्य और सहिष्णुता पर एक आधारित एक हमारे पास सक्रिय शक्ति है। गांधी जी के अहिंसा की जो अवधारणा है उसका मूल आधार सत्याग्रह था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, जिसमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आपको शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से क्या करना है, संघर्ष किया जाता है। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के ही हमें स्थायी और एक न्यायपूर्ण परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा से न केवल भय और द्वेष पैदा होता है बल्कि अहिंसा से हमारे पास विरोधी के हृदय में क्या हो सकता है, सही अहिंसा से उनके मन में परिवर्तन आता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने अहिंसा को एक प्रभावशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, कई आंदोलन में उन्होंने लाखों भारतीयों को यहाँ बिना हिंसा के अंग्रेजी जो शासन है उसके विरुद्ध यहाँ पर विरोध करने के प्रेरित किया। इस आंदोलन से यह सिद्ध किया गया कि अहिंसक संघर्ष भी क्या हो सकता है, शक्तिशाली और प्रभावशाली बन सकता है हमारे पास। ठीक है, अगला है गांधी जी की केवल अहिंसा केवल राजनीतिक क्षेत्र सीमित नहीं थे बल्कि ये सामाजिक और साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जाति भेदभाव, छुआछूत और अन्य कई सामाजिक जो बुराई है उनके खिलाफ यहाँ पर अहिंसाजनक तरीके से संघर्ष किया। उनका मानना था कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो तभी संभव हो पाती है जब समाज में हमारे पास समानता और भाईचारा स्थापित हो। अहिंसा के प्रति गांधी जी की जो आस्था इतनी गहरी थी कि वे इसे सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। उनके अनुसार जो है अहिंसा जो है वो कायरों का नहीं बल्कि साहसी और साथ ही साथ धैर्यवान जो लोग हैं उनका ये मार्ग होता है। इसमें आत्मसंयम चाहिए, त्याग चाहिए और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ आलोचक मानना है कि अहिंसा हर परिस्थिति में प्रभावी नहीं हो सकती, विशेषकर जब सामने अत्यधिक क्रूरता चल रही हो। फिर भी गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत ने विश्व भर में अनेक जो आंदोलनकारी है उनको प्रेरित किया। बेसिकली हमारे पास जैसे मार्टिन लूथर किंग हो गए, जूनियन हो गए, नेल्सन मंडेला, उन सभी संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार गांधी जी जो है एक कहा जाए हमारे पास सार्वभौमिक और कालातीत सिद्धांत है जिसने न केवल बेसिकली स्वाद को स्वतंत्रता और अत्यंत ही बेसिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि मानवता को शांति, प्रेम और जो सह अस्तित्व उन सभी चीज़ों को मार्ग दिखाने का कार्य किया। फिर अगला क्वेश्चन है कृषि और लघु उद्योग भारतीय हमारे अर्थव्यवस्था के आधार है, इसके बारे में चर्चा करने बोला जाएगा। तो भारत हमारा जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि और जो लघु उद्योग है उन सभी चीज़ों का आधार स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यह दोनों क्षेत्र न केवल रोजगार बेसिकली सृजन करते हैं बल्कि देश में जो हमारी आर्थिक और जो सामाजिक विकास है उन सभी चीज़ों को गति प्रदान करने का कार्य करते हैं। हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी आज भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वहाँ पर कृषि जो है बेसिकली जो एग्रीकल्चर है एक प्रमुख आजीविका का साधन है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यदि यह केवल न देश की खाद्य जो आवश्यकता है उनको पूरा करता है बल्कि उद्योगों के लिए जो कच्चा माल बनता है वो भी उपलब्ध कराता है। कृषि कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, पृथ्वी तेल उद्योग और अन्य कई हमारे पास ऐसे उद्योग जो सीधे स्तर पर देखेंगे तो सब के सब हमारे कृषि पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कृषि जो क्षेत्र है वो देश की सबसे बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि मानसून पर निर्भरता होना, भूमि का विखंडन है, कई ऐसी चीज़ें जिनसे इन सब चीज़ों में या फिर कैसे खेती में हमारे पास विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया हुआ दूसरा है हमारे पास लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यह भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग कम पूंजी से लेकर अधिक जो रोजगार है, कम पूंजी है लेकिन अधिक रोजगार तक उत्पन्न कर सकता है तथा हमारे पास ग्रामीण तथा जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनमें आर्थिक जो गतिविधि है उनको बढ़ावा देता है। हस्तशिल्प है, कुटीर उद्योग है, हथकरघा है, खाद्य प्रसंस्करण है आदि जो लघु उद्योग है उनके इसके प्रमुख उदाहरण है। यह उद्योग स्थानीय जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, साथ ही साथ पारंपरिक कला एवं कौशल को संरक्षित करते हैं। कृषि और लघु उद्योग बेसिकली एक दूसरे से क्या जुड़े हुए। कृषि से जो प्राप्त कच्चा माल आता है वो लघु उद्योग में भी मिलता है और लघु उद्योग क्या करता है, जो कृषि उत्पादक उनका मूल्यवर्धन करने कार्य करता है। उदाहरण के लिए दूध से डेयरी बनना हो गया हमारे पास, साथ ही साथ कपास से कपड़ा तैयार करना, इससे किसानी की आय में वृद्धि होती है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है। साथ ही साथ सरकार ने भी इन दोनों क्षेत्रों के विकास में यहाँ पर अनेक योजना चलाई, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, जो लघु उद्योग को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही साथ जो कृषि सुधार है, कई सिंचाई योजना है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र को और भी सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि इन क्षेत्रों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा हमारे पास है, जैसे सबसे दिक्कत है पैसा का फाइनेंशियल कंडीशन, बाजार तक पहुंच की समस्या, तकनीकी पिछड़ापन। इन समस्या के समाधान के लिए प्रभावी जो नीतियां और योजनाबद्ध की आवश्यकता है। अंततः कह सकते हैं कि कृषि और लघु उद्योग जो हमारे पास है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके संतुलित विकास न केवल आर्थिक प्रगति संभव है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक जो समानता है और ग्रामीण विकास, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देखने को मिलता है। तो ये था आपसे बच्चों को अंडरस्टैंड इंडिया के पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो सब के सब आपसे बच्चों कंप्लीट होते हैं। अब आपसे बच्चे आराम से इस वीडियो को ध्यान से एक बार पेपर में एग्जामिनेशन से जाने से पहले बस सुन के जाइएगा, इतना ही बोलूँ, कोई नोट्स मत बनाइएगा, बस सुन लीजिएगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।